अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इल्मी सिटी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान सैयद। इल्मी सिटी अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए आज फिर एक दिलचस्प मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक बहुत मशहूर शेर है, तमाम उम्र खुशी की तलाश में गुजरी, तमाम उम्र तरसते रहे खुशी के लिए। नाज़रीन, ये खुशी क्या है? हम खुश कब होते हैं? क्या खुशी का ताल्लुक हमारे इर्द गिर्द के माहौल से है, दिल के माहौल से है, या फिर कुदरत के माहौल से है? इन सब बातों का जवाब हम लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट सर उमर फारूक सलीमी साहब। उमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam, Usman. Thank you very much for having me here. And Assalamu alaikum to all viewers for sparing the time. मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, आपकी तरह ही आपकी एनर्जी को देख के काफ़ी इंथुजिज्म मिला। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे, क्योंकि हम सब डेवलपिंग कंट्री के सिटीजन हैं, तो उसको देखते हुए और हम डेली बेसिस पे कितनी ज़्यादा स्ट्रेस से एक्सपोज होते हैं और हैप्पीनेस हम सब की कितनी बड़ी ज़रूरत है, इस सब को देखते हुए मैं भी आपकी तरह बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम वेरी होपफुल कि आज की हमारी डिस्कशन हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि उमर साहब ने कहा कि हम लोग बात करने जा रहे हैं आज खुशी के मौजू के ऊपर कि खुशी की बुनियाद कहाँ है। आपने उमर फारूक साहब को देखा होगा इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पर, ये पहले भी गुफ्तगू फरमा चुके हैं। कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, इंटरनेशनली सर्टिफाइड एनएलपी ट्रेनर हैं, अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी से की तरफ से भी कोचिंग करते हैं और इसके अलावा टाइमलाइन थेरेपिस्ट भी हैं। नाज़रीन, उमर साहब से आप सवाल भी कर सकते हैं खुशी से मुतल्लिक, कोई भी आपके जहन में सवाल हो। हम लोग आज बात करेंगे खुशी की बुनियाद के ऊपर कि हम खुश क्यों होते हैं, असल में खुशी की डेफिनेशन क्या है, खुशी की असल तारीफ क्या है, इन सब बातों के ऊपर हम बात करेंगे। नाज़रीन, अगर आपके जहनों में कोई सवाल है तो पूछने से मत कतराइएगा। उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों को जरूर एंटरटेन किया जाएगा। उमर साहब, गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं एक बार फिर अपना मौजूद दोहरा देता हूँ कि हम लोग बात करने जा रहे हैं खुशी की बुनियाद के ऊपर कि खुशी की बुनियाद क्या है। उमर साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए हमारी माशरे के अंदर जो खुशी से मुतल्लिक गलत राय कायम हो चुकी है, एक मिसकॉन्सेप्शन जो पैदा हो चुका है खुशी से मुतल्लिक, उसके बारे में आप बताएं कि वो कौन सी ऐसी गलत राय है जिसकी वजह से हम खुशी की असल तारीफ से डेविएट हो चुके हैं। उस्मान, बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं हमारी कम्युनिटी में। उनमें अगर हम लिस्ट बाय लिस्ट देखते जाएं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो खुशी के एस्पेक्ट से कोई नेगेटिविटी की गुंजाइश ही हम अपने अंदर नहीं रखते, कि हम यही समझते हैं कि अगर एब्सेंस ऑफ कंप्लीट नेगेटिविटी इज अ हैप्पीनेस, और ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। और आपको पता है कि नेगेटिव इमोशंस का हमारी बॉडी के अंदर होना एक बहुत फ्रूटफुल एस्पेक्ट है। और अगर देखें तो नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो हमें ये लाजमी यकीन दहानी कराते हैं कि वी आर अलाइव, वी आर नॉट द साइकोपैथ्स। ओनली दो एस्पेक्ट्स तरह के जो लोग होते हैं उनमें नेगेटिव इमोशंस नहीं होते। वो कौन कौन से होते हैं? एक जो साइकोपैथ्स होते हैं और दूसरे वो जो कि डेड होते हैं। तो जो जिंदा लोग होते हैं उनमें नेगेटिव इमोशंस का होना जरूरी है, ये हमारी ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्शन पाई जाती है, हम समझते हैं कि कंप्लीट पॉजिटिविटी मुझे चाहिए और मुझे 24 आवर्स के लिए चाहिए और मुझे फिर जो है वो थ्रू आउट दी माई लाइफ चाहिए। हम हैप्पीनेस को एक समझते हैं कि ये कोई परमानेंट चीज है, हालांकि हैप्पीनेस एक स्टेट का नाम है। हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि परमानेंट रहेगी, इसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। कभी हम पॉजिटिव होंगे, कभी हमारे ऊपर नेगेटिव इमोशंस आएंगे। तो इन एस्पेक्ट से सबसे बड़ी मिसकंसेप्शंस तो मुझे ये नजर आती है। दूसरी जो मिसकंसेप्शन मैं देखता हूं, हम हैप्पीनेस को किसी चीज के साथ कंडीशन करते हैं कि हैप्पीनेस, फॉर एग्जांपल, मुझे ये गाड़ी मिल जाएगी, मुझे तरक्की मिल जाएगी, कोई बड़ा घर मिल जाएगा, कोई मैं बड़ी सोसाइटी में मूव कर जाऊंगा, मेरे इस लेवल के दोस्त बन जाएंगे, मैं इस डिग्री इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन जाऊंगा। ये सारे एस्पेक्ट हम कंडीशन करते हैं। सो हमारी जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है उसमें कंडीशंस इन्वॉल्व है। हम अनकंडीशनल हैप्पी नहीं है, हम कंडीशनल हैप्पीनेस को एक एंड रिजल्ट समझते हैं कि ये चीज मुझे मिलेगी तो मैं हैप्पी हूंगा। अब हो सकता है मुझे गाड़ी पाने में 15 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, हो सकता है मुझे एक लेवल की जो अपनी डेफिनेशन है
उसको पाने में मुझे बहुत टाइम लग जाए, तो अगर ये है तो इट मीन्स कि मैं थ्रू आउट द लाइफ जो है वो अनहैप्पी रहूंगा क्या? और फिर थर्ड जो चीज है जो हैप्पीनेस में मिसकंसेप्शन है, वो ये है कि हम समझते हैं कि हैप्पीनेस तो एक एक्सटर्नल इवेंट का नाम है, कि मैं एक्सटर्नली जो है वो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो मुझे पसंद है मैं उनके साथ ज्वाइन करूंगा तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा। हालांकि हैप्पीनेस is more from the internal, and when we connect our internal with the external things, with the external world, तो फिर हमें हैप्पीनेस रियल सेंस में मिलती है। और फोर्थ वन, हम हैप्पीनेस को पाने में बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी मीन्स का शिकार हैं। म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड कर लिया हमने, वो एस्पेक्ट अटेंड कर लिया, और जो चीजें हमें कंटिन्यूस बेसिस पे अनहैप्पी रख रही हैं वो हमारे जिस्म के अंदर ही मौजूद होती हैं। और फिफ्थ जो मिसकंसेप्शन मैं देखता हूँ वो ये भी देखता हूँ कि हम हैप्पीनेस को एक पर्सनैलिटी ट्रेट समझते हैं, कि हैप्पीनेस एक जेनेटिक है, मुझे फैमिली की तरफ से मिली है, अगर मेरी फैमिली में ही जेनेटिक ऐसे हैं तो मैं हैप्पी नहीं हूँगा। कुछ लोग लकी होते हैं उन्हें हैप्पीनेस मिल जाती है, जो लकी नहीं होते वो अनहैप्पी रहते हैं। तो इस तरह की मिसकंसेप्शंस हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा पाई जाती हैं। तो ये कुछ बुनियादी थी जो कि मैंने आपके सामने हाईलाइट की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अहबाब को दे रहा हूँ धोखा, चेहरे पे खुशी सजा रहा हूँ। ये तो हो गई मसनूई खुशी। फरूकी साहब, असल खुशी क्या है? खुशी की डेफिनेशन क्या है? हाँ, खुशी की डेफिनेशन को बयान करना और उसको समेटना इतने बड़े टॉपिक को, दिस इज नॉट एन इजी थिंग। और बेशुमार रिसर्च इस साइंस के गिर्द हुई और हमें इंडिविजुअल वेरिएशंस को देखते हुए इसको समेटना बड़ा टफ काम लगता है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, अगर हम इसे 3-4 कॉन्सेप्ट्स के बुनियादी अहाते के गिर्द घेरें तो हम इसका अहाता कर सकते हैं डेफिनेशन के एस्पेक्ट पे। नंबर 1 ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, प्लेयरफुल एक्सपीरियंस वो ज्यादा हो और हमारे जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं वो कम हो। वर्ड्स पे गौर कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एब्सेंस ऑफ पेन, मैं कह रहा हूं कि लेस पेनफुल एक्सपीरियंसेस। सो अगर पेनफुल एक्सपीरियंसेस हों तो हाउ मच वी आर एबल कि हम उन पेनफुल एक्सपीरियंसेस से पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस की जानिब कितना जल्दी आते हैं। तो मींस सेकंड चीज क्या है, हम कितने रिजिलियंट हैं, हमारी रिफ्रैक्टरी पावर कितनी है। और थर्ड पे जो थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पहलू है वो हमारे थॉट से रेलिवेंट है। हम सेटिस्फाई कितने हैं अपने आप से। जितनी हमारी सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमारे लेवल पे ज्यादा होगी, हमारी उतनी ही कंटेंटमेंट हायर होगी, उतना ही हमें इनर सेल्फ से हैप्पीनेस की फीलिंग ज्यादा आएंगी। और फिर इससे भी हायर लेवल पे जब हम मूव कर जाते हैं तो मेरी जो इनर सेल्फ है वो मेरे एक्सटर्नल थिंग्स के साथ कितनी स्ट्रांगली कनेक्टेड है, कि मेरा जो पर्पस है जो वो मेरे से बहुत बड़ा है, मैं उस पर्पस के साथ इनर सेल्फ से कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड हूँ। तो ये 4 चीजें जो हैं कि मेरा प्लेयरफुल एक्सपीरियंस हो, पेनफुल एक्सपीरियंस कम हो, मैं रेजिलिएंट ज्यादा फास्टली मूव कर जाऊं बैड एक्सपीरियंस से पॉजिटिव एक्सपीरियंस की जानिब, और मैंने थर्ड पे क्या बताया, सेल्फ सेटिस्फैक्शन कंटेंटमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, एंड देन फोर्थ पे मेरा मीनिंग ऑफ पर्पस लाइफ का वो बहुत बड़ा होना चाहिए जिससे मुझे इनर सेल्फ की जो है वो हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक, सही। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। खुशी की बुनियाद के ऊपर बात कर लेते हैं। जिस तरह के हमने मौजू में ये बात कही कि खुशी की बुनियाद क्या है, तो आप इसके बारे में जरा ऑडियंस को आसान अल्फाज में बताइए कि ये खुशी की बुनियाद कहाँ से आती है और ये क्या है? खुशी की बुनियादों में जो मेरी राय है, मुख्तलिफ रिसर्च को देखने के बाद, कुछ ऐसी रिसर्च हैं जिसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, बट मैं मुख्तलिफ रिसर्च का अहाता करते हुए मैं आपके सामने 6 ऐसे पॉइंट रखना चाहूंगा जो कि हैप्पीनेस की फाउंडेशंस हैं। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 देखते हैं। नंबर 1 है सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि मैं अपने बारे में कितना एक्सेप्टेड हूं, मेरी जो स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी जो लिमिटेशंस हैं, मेरा जो एस्पेक्ट की एबिलिटीज हैं, व्हाटएवर दैट इज, मुझे जो भी फिजिकल इमेज मिला है, मुझे जो भी कॉग्निटिव इमेज मिला है, व्हाटएवर दैट इज, कि मैं उन एस्पेक्ट से अपने आप से कितना सेटिस्फाई हूं। हम देखते हैं कि लोग अपने आप से सेटिस्फाई नहीं होते और वही सेल्फ एस्टीम में कमी का बायस चीजें बन रही होती हैं। हम दूसरों को अपने लिए स्टैंडर्ड समझते हैं और अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। तो सबसे पहली चीज जो हैप्पीनेस की बुनियाद जहां से निकलती है वो अपने आप को एक्सेप्ट करना है, अपनी ना सिर्फ पॉजिटिविटी को बल्कि हर इंसान के अंदर थोड़ी बहुत कुछ डार्क एरियाज भी होते हैं, तो उन डार्क एरियाज को भी मुझे एक्सेप्ट करना है। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव इमोशंस आए हैं तो इट्स फाइन,
और अगर नेगेटिव इमोशंस आ गए हैं तो उन नेगेटिव इमोशंस को भी मैंने अपने लिए एक्सेप्ट करना है, उन्हें चैनल करना है पॉजिटिविटी के लिए। और दूसरी जो सही। अहम बुनियादी चीज है वो मेरा ये है कि मेरे अंदर इमोशनल एस्पेक्ट कितने हैं, इमोशनल डाइवर्सिटी मेरी कितनी है, मेरे जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरी पास्ट लाइफ है, मैं उसके बारे में कितना फॉरगिवनेस मैंने की है, लोगों को मैंने कितना माफ किया है, अपने आप को कितना माफ किया है। फिर इसके बाद मैंने ये कितना देखा है अपने पास्ट के एस्पेक्ट से, मेरी जो पास्ट लाइफ है मैं उसके बारे में कितना शुक्रगुजार हूँ, और प्रेजेंट में मैं अपनी लाइफ को कितना एंजॉय कर रहा हूँ, मैं माइंडफुल कितना हूँ, हर चीज के अंदर मेरी एक इमोशनल कनेक्शंस कितनी है। और फ्यूचर को एस्पेक्ट पे देखते हुए मैं एंजाइटी का, फियरफुल का शिकार नहीं हूँ, बल्कि मैं होप और ऑप्टिमिज्म का शिकार हूँ। और इसके बाद जो थर्ड एस्पेक्ट है हैप्पीनेस का, वो इंगेजमेंट है, कि मैं अपने आप से अपने आप को उन एक्टिविटीज का के अंदर इंडल्ज रखता हूं जहां पे मुझे टाइम का, स्पेस का पता नहीं चलता। मार्वलस सही। रिसर्च हुई थी फ्लो के नाम से, फ्लो स्टेट के नाम से, फ्लो स्टेट इजाद हुई थी। उस फ्लो में क्या है कि आप जो हैं वो अपनी एक्टिविटीज में इतना थॉरोली इंडल्ज होते हैं, आपको ना तो पता चलता है कि टाइम कितना हो गया, ना आपको पता चलता है कि आप किस स्पेस में हैं। हालांकि आपको दूसरे किसी लोग को शायद आके बताना पड़ता है कि यार अब उठ जाओ, बस करो, और आपके अंदर से इतने पॉजिटिव इमोशंस आ रहे होते हैं। ऐसी हर बंदा ऐसी स्टेट से गुजरता है अपनी थ्रू आउट द लाइफ। अनफॉर्चुनेटली हम अपने चाइल्डहुड में ऐसी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज से गुजरते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अडल्टहुड का शिकार बढ़ते जाते हैं लाइफ में, ये एक्सपीरियंसेस हमारे अंदर कम से कम आते जाते हैं। तो थर्ड पिलर क्या है हैप्पीनेस का? एंगेजमेंट विद दोज एक्टिविटीज जहां पे मुझे अपने आप को एक पैशन नजर आ रहा है, अपनी इंटेलिजेंस नजर आ रही है, किसी को मुझे पुश करने की जरूरत नहीं है, मैं सेल्फ ड्रिवन हूँ, ना मुझे टाइम का पता चल रहा है। और फोर्थ एस्पेक्ट पे, क्योंकि हम रिलेशनशिप हैं, रिलेशनशिप सोशल एनिमल हैं और रिलेशनशिप ड्रिवन है, सो इट मींस हमारे रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है, ये हम रिलेशनशिप के बगैर नहीं रह सकते। तो रिलेशनशिप में लव, काइंडनेस, एक दूसरे को पुशअप्स करना, एक दूसरे को एक्नॉलेज करना, मेरे रिलेशनशिप की क्वालिटी मैटर करेगी कि मैं कितना हैप्पी हूँ। एंड देन फिफ्थ एस्पेक्ट पे अगेन द मीनिंग एंड पर्पस व्हिच आई एम एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द वेरियस एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। जितने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस मैं अपने लाइफ से निकालूंगा, जितना मेरा बड़ा पर्पस होगा, उतना ही मेरी हैप्पीनेस मेरी तरफ खींचती चली जाएगी। एंड देन लास्ट पे जो सिक्स पिलर मैं डिफाइन करूंगा, एंड दैट इज द अकॉम्प्लिशमेंट, कामयाबियां। अब कामयाबी के लिए क्या मैं कोई इमेजिनेशन का शिकार हूं, फैंटेसीज का शिकार हूं, या मैं एक वाकई ट्रू सेंस में अकॉम्प्लिशमेंट्स रखता हूं अपने एक्शंस के साथ? मेरी ऐसी सोच नहीं है कि एक मुझे इज्जत, रिस्पेक्ट, लॉयलिटी, अचीवमेंट्स क्योंकि मैं इंसान हूं तो मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं अर्न कर रहा हूं अपने एक्शंस के साथ, अपनी इंटेग्रिटी के साथ, अपने करैक्टर के साथ। अगर मेरे पास ऐसी लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट्स होंगी और उन अकॉम्प्लिशमेंट्स को मैं इंजॉय करता हुआ पा रहा हूँगा, हैप्पीनेस को जर्नी के थ्रू अचीव करता हुआ पा रहा हूँगा, तो मेरे अंदर हैप्पीनेस का एक बहुत अच्छा लेवल जो है वो अचीव होता जाएगा। सो दीज आर द सही। 6 बेसिक पिलर्स, फाउंडेशंस ऑफ द हैप्पीनेस। ठीक हो गया। उमर साहब आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ऑडियंस के लिए एक दफा फिर से मौजू को दोहरा देता हूं कि हम लोग बात कर रहे हैं खुशी की बुनियाद के ऊपर। उमर फारूक सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने सवालात के साथ हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके जहनों में खुशी से मुतल्लिक कोई भी सवाल है, आप खुश किस तरह रहना चाहते हैं, आपके लाइफ के सर्कमस्टांसिस क्या है, आप शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस उमर साहब के साथ, और उमर साहब आपके सवालात का जरूर जवाब देंगे। उमर साहब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि खुशी के सफर में रुकावटें जब आ जाती हैं तो इंसान को क्या करना चाहिए, और ये रुकावटें क्या होती हैं बेसिकली? वेल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी लाइफ इतनी सेंसिटिव लाइफ है। अगर हम ह्यूमन लाइफ का जायजा लें तो किसी की लाइफ में भी एक भी ऐसा बैड पहलू अगर आप देख लें, वो उसकी पूरी लाइफ को एक बैड बैड एस्पेक्ट्स पे ड्राइव करने के लिए सफिशिएंट है। आप देखें ह्यूमंस में, किसी ह्यूमन में एक छोटा सा पहलू किसी भी एस्पेक्ट पे एक्सट्रीमिज्म होता है या फोबियाज होते हैं, या एक ही फियर आ गया किसी एस्पेक्ट से, वो उसकी लाइफ को जो है वो बहुत ज्यादा चीजों से डिप्राइव कर रहे होते हैं, हैप्पीनेस से डिप्राइव कर रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक बेसिक हिंडरिंग फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? इमोशंस के एस्पेक्ट पे देखें
तो मेरे अंदर तंगी है, एक मैं कंपैरिजंस का शिकार हूं। मेरे पास जो चीजें हैं मैं उनको वेटेज नहीं दे रहा, जो दूसरों के पास वेटेज चीजें हैं मैं उनको वेटेज दे रहा हूं, उन्हें स्टैंडर्ड बना रहा हूं। मेरे अंदर अपने बारे में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस हैं, डाउट्स हैं, मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में मैं खुद एतमाद नहीं हूं। तो दूसरा एस्पेक्ट अगर देखें तो मैं नेगेटिव एस्पेक्ट पे फोकस कर रहा हूं और मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ग्रेटिट्यूड के एस्पेक्ट में मैं फोकस ही नहीं कर रहा। फिर नेक्स्ट, मैं किसी ऐसी एक्टिविटीज का हिस्सा बना हुआ हूं जहां पे मेरा इनर सेल्फ मुझे सपोर्ट ही नहीं करता, किसी दूसरे बंदे को मुझे ड्राइव करना पड़ता है, कंटिन्यूसली ड्राइव करना पड़ता है और मैं धक्के से काम कर रहा हूं। ऐसी एक्टिविटी जहां मुझे अपने 24 घंटे गुजारने बोझ लगते हैं, ये भी एक हिंडरिंग फैक्टर्स है। मैं कैरियर ऐसा चुन लिया, मैंने अपनी लाइफ के अपने ऐसी कंपनी ऐसी चुन ली जो मुझे इनर सेल्फ से ड्राइव नहीं देते बल्कि मुझे डिसपैशनेट करते हैं, तो ये भी एक हिंडरिंग फैक्टर है। नेक्स्ट एस्पेक्ट पे देखें तो मेरी रिलेशनशिप की क्वालिटी बड़ी अजीब सी है, रिलेशनशिप क्रिटिसिज्म का शिकार है, उसमें कोई बिलोंगिंग्स के एस्पेक्ट नहीं है, उसमें एक दूसरे को पुशअप्स करने की बजाय एक दूसरे को बैकअप करने की टेंडेंसी चल रही है, उसमें हसद है, उसमें बुगस है, मुनाफिकाना सोच है, ये सारे एस्पेक्ट वहां चल रहे हैं। और इसके अलावा मैं अपने बारे में भी ना काइंडनेस रखता हूं और ना दूसरों के बारे में काइंडनेस रखता हूं। अपने बारे में मैं क्या राय रखता हूं कि मिसाल के तौर पे मैं अपने आप को इंतहाई सेल्फ क्रिटिसाइज करता हूं, अपने ऊपर इंतहाई ज्यादा जजमेंटल लेबल्स लगाता हूं। मिसाल के तौर पे मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, मैं आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट एबल टू डू दीज थिंग्स। सो मैं अपने ऊपर जजमेंटल लेबल्स लगा रहा हूं और मैं अपने आप को कंटिन्यूसली जज कर रहा हूं, सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार हूं। और कोई भी चीज मेरे साथ होती है मैं सारी दुनिया से उठा के वो अपने ऊपर ले आता हूं कि व्हाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, व्हाई मी, मुझे ही क्यों चुना गया इन बैड एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। तो ये सारे एस्पेक्ट में अपने बारे में भी, और दूसरा अपने रिलेशनशिप के बारे में मेरी राय ये है कि मैं दुनिया को चेंज करने निकला हूं। अब दुनिया में कैसे चेंज कर सकता हूं, मैं लोगों को कैसे चेंज कर दूं? अब लोगों की नेचर को तो मुझे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। पीपल आर व्हाट दे आर, आई हैव टू एक्सेप्ट देम। अगर मैं उन्हें चेंज करने की जानिब लगा रहूंगा तो मुझे तो यही नहीं पता चलेगा कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं और कितने एक डिफरेंट राय मेरे से रखते हैं, और मैं नेचर के अगेंस्ट चला जाऊंगा। ये तो नेचर के कानून है कि नेचर ने जो है वो किसी को जो है वो डिफरेंट रंगत दी, किसी को कोई खूबी दी, किसी को कोई खूबी दी, ये तो नेचर के काम है। तो अगर मैं लोगों से उनके पर्सपेक्टिव्स को जानूंगा, उनकी डिफरेंट साइकोलॉजी का इंटरेस्ट लूंगा, तो मुझे हर बंदा एक डिफरेंट इंटरेस्टेड पर्सनैलिटी नजर आएगा। मुझे हर बंदे से सीखने का मौका मिलेगा, ना कि मैं हर बंदे को चेंज करने निकला हूं और उसे तोलता रहूं कि ये मेरे मुकाबिल है कि नहीं, मेरी वैल्यूज के मुताबिक आता है कि नहीं। अगर आ गया तो तारीफों के पुल हैं, अगर नहीं आया तो फिर तनकीदों के पुल हैं। तो ये सारी हमारी हिंटिंग फैक्टर्स हैं। फिर आगे अगर चले जाएं तो बेबुनियाद जिंदगी गुजार रहा है कोई इंसान, कोई उसकी लाइफ का मकसद नहीं है। और फिर उसके बाद अगर आ जाए तो उसकी लाइफ के अंदर सिर्फ फैंटेसीज हैं, सिर्फ सोचना है, एक्शंस नहीं है। और वो सिर्फ ये समझ रहा है कि मुझे इंसान होने की नाते सब कुछ मिल जाए, मैं अर्न ना करूं कुछ भी, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। तो ये सारी चीजें ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। आपको माजरत के साथ मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमारे साथ तो होता ही ऐसा है, मतलब कि हम तो खुश कभी हो ही नहीं सकते, उनका ये मानना होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, ये ऐसी बात है जो आपने हाईलाइट की, ये पेसिमिस्टिक सोच की निशानी है। पेसिमिस्टिक सोच में क्या होता है? पावरलेसनेस। पावरलेसनेस से क्या मुराद है कि मेरे अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज ही नहीं है कि मैं अपने अंदर कोई तब्दीली ला सकूं। जिन चीजों से मैं गुजर रहा हूं वो इतनी फिक्स्ड हैं कि उन्हें कोई बंदा चेंज ही नहीं कर सकता। ये पेसिमिस्टिक सोच इंसान को डिसअपॉइंटमेंट की जानिब लेकर जाती है। पावरलेसनेस हमेशा इंसान को डिप्रेशन की जानिब लेकर जाती है। तो पावर क्या है? पावर टू चेंज सेल्फ फर्स्ट एंड देन द वर्ल्ड। फर्स्ट टू सेल्फ। ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं दुनिया बदल दूंगा, पहले इंसान खुद को बदले। खुद को इंसान जिसने बदल लिया, खुद को जान लिया, उसके लिए दूसरों को बदलना आसान हो जाता है। लेकिन हम खुद को नहीं जानते, दूसरों को बदलने निकल पड़ते हैं। तो जो लोग ऐसी राय का शिकार हैं जिसकी आपने यकीन दहानी कराई, ये पेसिमिस्टिक लोग हैं। ये अपने बारे में मनफी राय रखते हैं,
अपने बारे में ऐसी लेबल्स इन्होंने लगा ली है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके साथ जो हालात आए उन्हें बस उसी से होके गुजरना है, उसी तरह सब कुछ करना है। ऑप्टिमिज्म क्या है? ऑप्टिमिस्टिक थॉट क्या है? ऑप्टिमिस्टिक थॉट ये है कि मेरे पास ये हालात हैं, शायद इसमें कोई मेरी कंट्रीब्यूशन हो, अगर है तो वो क्या है? मैं उससे क्या सोच सकता हूँ? मेरे पास ऐसी, इट मीन्स कि मैंने इस सिचुएशन से काफी कुछ लर्न किया है, इट मीन्स कि मैंने इससे काफी सीखा है, मैं इसको अगली दफा रिपीट नहीं करूंगा। वो ठीक हो गया इंसान सर। अपने बारे में, अपने फेलियर्स में, अपने बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में कोई नेगेटिव राय लेबल्स नहीं लगा रहा, जो कि उसे लो सेल्फ एस्टीम की जानिब नहीं लेके जा रहे, बल्कि उस वो फैक्टर्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहा है कि किसी फैक्टर की वजह से उसके ऊपर नाकामी आई है, वो उन फैक्टर को चेंज करने की टेंडेंसी रखता है, उसमें पूरी काबिलियत है, वो उनको उन पे एक्शन लेता है और उसे बदलता है। ठीक है सर। सर आपने बहुत खूबसूरत बात की, किस तरह हम ऑप्टिमिज्म को अपना सकते हैं पेसिमिस्ट सोच को छोड़ के। आगे बढ़ने से पहले हम एक सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद काशिफ पूछ रहे हैं कि आजकल खुश रहने के लिए पैसा क्यों जरूरी हो गया। मैं अपना सवाल भी इसके साथ शामिल कर सकता हूँ। मेरा सवाल भी मिलता जुलता है कि आप इसको अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आती है, मोबाइल्स आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है और बहुत सी ऐसी चीजें आती हैं जो कभी कभी हमें लगता है कि इन चीजों से खुशी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पैसा, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, क्या इस सब का कोई ताल्लुक होता है खुशी से? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डेफिनेटली लिंक है, हमारी हैप्पीनेस से लिंक जरूर है, लेकिन अप टू द सम एक्सटेंट। व्हाट द रिसर्च सेज, रिसर्च ये कहती है कि पैसा जो है आपकी एक बुनियादी सतह तक इंतहाई जरूरी है और कंट्रीब्यूट करता है आपकी हैप्पीनेस में। मिसाल के तौर पे रिसर्च ये कहती है कि हर बंदे का एक स्टैंडर्ड होता है। मिसाल के तौर पे हो सकता है आपका स्टैंडर्ड जो है वो 6 बिलियन हो सकता है मेरे जैसे बंदे का स्टैंडर्ड जो है वो 200 मिलियन हो। तो अब वो स्टैंडर्ड जब एक बंदा लेट्स सपोज बेंचमार्क अचीव कर लेता है, वहां तक तो हैप्पीनेस का पैसे से बहुत गहरा ताल्लुक है, लेकिन वंस यू टच दैट लेवल, उसके बाद इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने देखा कई सेलिब्रिटीज का आपने नाम सुना होगा जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट्स की। इट मींस अभी रिसेंटली इंडियन एक एक्टर ने सुसाइड की, उसके पास तो पैसा बहुत था। इट मींस कि एक सर्टेन लेवल तक जो कल्चर टू कल्चर, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। अमेरिका में $75,000 इज कंसिडर्ड अ बेंचमार्क ऑफ पर्टिकुलर बेसिक हैप्पीनेस लेवल। वहां तक ह्यूमन अगर अचीव कर ले पर ईयर, पर मंथ रफली $6,000 अगर वो अचीव कर ले, तो उसके बाद हैप्पीनेस पैसे पे डिपेंड नहीं करती, उससे नीचे नीचे करेगी। हमारे यहाँ इसका लेवल थोड़ा डिफरेंट होगा, बट एवरीवन हैज अ बेंचमार्क। once we touch that benchmark, above than that there is no link of happiness with the income and GDP and things like that. well, अब जो आपका दूसरा क्वेश्चन है मटेरियल से, टेक्नोलॉजी से, इन एस्पेक्ट से क्या हमें हैप्पीनेस मिलती है? डिपेंड करता है कि आपने अगर मटेरियल को हैप्पी अचीव करने के लिए हैप्पीनेस को एज अ मीन यूज किया है, तो आप अपने मटेरियल की जानिब, अपने सफर की जानिब जल्दी पहुंच जाएंगे, आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, आप उस जर्नी को जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन अगर आपने घुटन और अपने आप को एक ओवरली एम्बिशियस होके जल्दबाजी का शिकार करके वो चीज पाने की तरफ गए आप, तो आपको लेट्स सपोज हो सकता है कि 2 साल में मेहनत करने के बाद आपकी डिजायर्ड चीज मिले, लेकिन वो जो 2 साल का जर्नी होगा ना, वो नेचर के साथ अलाइंड नहीं होगा। नेचर क्या है? नेचर टेल्स अस फर्स्ट द कंसोलिडेशन। आप देखें, दरख्त को देखें, दरख्त जो है वो सबसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत करता है, हर एस्पेक्ट से न्यूट्रिएंट्स लेता है, वाटर लेता है, और वो खामोशी से अपना सफर तय करता रहता है, और काफी अरसे के बाद उस पे फ्रूट्स लगते हैं और देन फिर कम्युनिटी उससे जो है वो फायदा लेती है। सेम इज द सिनेरियो विद ह्यूमन। परसिस्टेंस, टॉलरेंस, दीज आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द ह्यूमन। अगर हम इनके थ्रू ड्राइव होंगे, हैप्पीनेस को अपना मीन यूज करेंगे, तो फिर हम अपने मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट्स को पाने में जल्दी अचीव कर सकते हैं। हम नेचर से अलाइंड होकर करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो हम एंड रिजल्ट वही, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, हो सकता है 3 साल के बाद हमें वो मटेरियल मिले, हम थोड़ी सी देर के लिए हैप्पी हों, लेकिन फिर हमारे ऊपर जो है वो अगली डिजायर तारी हो जाए, फिर अगली डिजायर के लिए इसी तरह 3-4 साल लगाएं,
फिर उससे अगली डिजायर हो जाए। तो इट मीन्स हम क्या कंटिन्यूअसली हैप्पीनेस को इन डिजायर्स का शिकार रखेंगे? तो फिर तो हम हमारी सारी की सारी जिंदगी इसी तरह नेगेटिविटी और घुटन में गुजर जाएगी। ठीक, सही। अच्छा, सिमरा अनवर का एक सवाल आया था। सिमरा अनवर पूछ रही हैं कि हम जिन लोगों के साथ रह रहे होते हैं उनसे हमारी खुशी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटैच होती है। उनके रवैयों से इंसान कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि जब हम एक घर में रह रहे हो, वहां पर लोगों के रवैयों से हमारी खुशी अफेक्ट हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास तौर पे जो क्लोज रिलेशंस हैं उनमें। हमारे यहाँ गलतियां कहाँ होती हैं? गलतियां, देखें, कंपैशन हमारा एक इंतहाई अहम एस्पेक्ट है। कंपैशन क्या है? कंपैशन का हार्ट क्या है? हार्ट ऑफ कंपैशन इज एक्सेप्टेंस। हम दूसरे को क्या इतना मार्जिन देते हैं कि व्हाट ही इज और व्हाट शी इज, आई एम एक्सेप्टेड हिम और हर। अगर तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो भी है, उसकी नेचर क्या है, सो मुझे इतनी घुटन फील नहीं होगी। दूसरा, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट होता है वैल्यू मिसअलाइनमेंट। खास तौर पे मैरिटल रिलेशनशिप में वैल्यूज हमेशा दूसरे बंदे की मिसअलाइन होती हैं। तो हम एक दूसरे की वैल्यूज को फर्स्ट अंडरस्टैंड कितना करते हैं, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद हमने उस अंडरस्टैंडिंग के बाद उन वैल्यूज को कितना कॉम्प्रोमाइज किया है, एक दूसरे को कितना वेटेज दी है, और एक दूसरे को उन वैल्यूज की बेसिस पे क्रिटिसाइज करने की बजाय एक दूसरे के लिए लर्निंग कल्चर कैसा रखा है। और फिर नेक्स्ट पे हमने एक दूसरे को पुशअप कितना किया। मैरिटल रिलेशनशिप देखें, एक ही गाड़ी के आप जो है वो दो बैलेंस्ड एस्पेक्ट्स हैं। आप एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। तो क्या इन बैलेंस्ड एस्पेक्ट में गाड़ी रिस्पेक्ट के साथ चलेगी, लव के साथ चलेगी, अफेक्शन के साथ चलेगी, काइंडनेस के साथ चलेगी, या उसके बरक्स मिसट्रस्ट और उसके बाद जो है डिसरिस्पेक्ट और क्रिटिसिज्म के एस्पेक्ट पे चलेगी? ये हमें चूज करना है। तो रिलेशनशिप की जो बुनियादें हैं, जो ट्रस्ट है, वो हमें चूज करना पड़ेगा। और ट्रस्ट किस चीज पे डिपेंड करता है? ट्रस्ट की जो इक्वेशन है, ट्रस्ट इज इक्वल टू क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन आप कितने सच्चे हैं, आप अपने पॉजिटिव, अपने ड्रॉबैक्स को कितना एक्सेप्ट करते हैं, आप क्रेडिबल हैं, आप मैनिपुलेट नहीं करते इंफॉर्मेशन को। प्लस यू आर रिलायबल पर्सन। सो सी प्लस आर प्लस आई, इंटीमेसी, आप एक दूसरे को कितना डीपली जानते हैं। एंड डिवाइडेड बाय मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल्फ ओरिएंटेशन। सो ट्रस्ट और सेल्फ ओरिएंटेशन का इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर आप थ्रू आउट द टॉक अपने आप को ही फोकस कर रहे हैं, अपनी 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 गमों को, अपनी परेशानियों को अपने पार्टनर के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप ही कन्वर्सेशन का मरकज बने हुए हैं, दूसरा बंदा नहीं है। तो सेल्फ ओरिएंटेड है आप, तो उससे क्या होगा? ट्रस्ट कम हो जाएगा। अगर आप कन्वर्सेशन में दूसरे को भी वेट दें और आप सेल्फ ओरिएंटेड होने की बजाय अदर्स ओरिएंटेड ज्यादा हो, तो ट्रस्ट का लेवल बढ़ता जाएगा। सो इट मींस ट्रस्ट इज डायरेक्टली प्रमोशनल टू credibility, reliability plus intimacy and inversely proportional to self orientation. So ये चीजें अगर हमारे रिलेशनशिप्स में आएंगी, मैरिटल हो चाहे जो भी रिलेशनशिप हो, तो इन एस्पेक्ट से क्या होगा कि हमारे सब एस्पेक्ट पे जो है वो हम बेहतर होते जाएंगे। ठीक। नाज़रीन, हम लोग उमर फारूक सलीमी साहब से बात कर रहे हैं खुशी की बुनियादों के ऊपर, हम के खुश किस तरह रह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल हमें सलमान आसिफ की जानिब से आया है कि हम किस तरह पॉजिटिव वे में अपनी जो डेस्टिनी है, अपनी जो हमारी मंजिल है, हम उसको हासिल कर सकते हैं। बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कॉलेज की फीस अदा करना चाहते हैं, तो किस तरह आप मेहनत करके पॉजिटिव वे में अपनी उस जो भी ख्वाहिश है, तो बेसिकली वो मैं आपको सवाल जरा एलेबोरेट कर देता हूँ कि खुशी और ख्वाहिश, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, यानी कि आपकी डेस्टिनी क्या है और आप इससे किस तरह खुश हो सकते हैं, इसके बारे में आप जरा ब्रीफ कर दें हमारी ऑडियंस को। हाँ, देखें, डेस्टिनी के मामले में खुदा की जात
ने इतना सुहाना एक आपका इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है। आपने देखा है कभी कि इंसान कितने धक्के खाता हुआ एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है जहां पे उससे सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है और जहां पे उसे काम करने का खुद भी मजा आता है। और जो चीज इंसान के इनर के साथ अटैच नहीं होती, वहां पे इंसान ना तो कम्युनिटी उसे एक्सेप्ट करती है और ना वो खुद अपने आप से सेटिस्फाई होता है। और जो सिफारिश पे लोग आए होते हैं जहां पे मेरिट की वायलेशन हो रही होती है, वहां पे यही हो रहा होता है ना। तो हम किसी को एक ऐसी पोजीशन पे देखते हैं जो उसका अहल नहीं है, कम्युनिटी उसकी जो है वो अच्छी भली उस पे लानो तान करती है, और वो बंदा बज़ाहिर दुनिया को शायद दिखा दे कि मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो सेटिस्फाई नहीं होता, क्योंकि वो नेचर के कानून के अगेंस्ट है। नेचर आपको ऐसी जगह पे पहुंचा देती है जिसके आप अहल हैं, जिसका अहल आपको खुदा ने बनाया, तो वहां पे जो है वो आपको कुदरत ले जाती है। हाँ, अब हमारे पास है कि क्या हमने धक्के खाकर वहां पहुंचना है, या फिर हमने पहले ही उन धक्कों से बच के अपनी डेस्टिनी को डिफाइन करना है। हम पहुंच वहां जरूर जाएंगे। कुछ लोग वहां पे हो सकता है 15 साल बाद धक्के खा के पहुंचे, कुदरत आपको पहुंचा देगी। और कुछ लोग हो सकता है, अभी जैसे मेरे भाई स्टूडेंट हैं, अपने आप को डीपली इवैल्यूएट करें। आपके अंदर खुदा ने कौन सी इनर कैपेबिलिटीज रखी हैं, आपको कौन से सब्जेक्ट्स की जानिब आपकी इंक्लिनेशन ज्यादा है, आपको कौन से ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने में इतना मजा आता है कि आप उसके अंदर खो जाते हैं। आपको ना टाइम का पता चलता है, ना स्पेस का पता चलता है, आपको मजा आता है उसे पढ़ते हुए। फिर आप देखें कि उस सब्जेक्ट से रेलिवेंट कौन से स्किल सेट हैं जो कि आप गेन कर सकते हैं। देखें, टैलेंट इज अ नेचुरल गिफ्ट, and with a continuous practice you will convert that talent into a strength needs practice। so अपने उस टैलेंट को, जिसमें आपको मजा आ रहा है पढ़ने में, उस टैलेंट को आपने दो चीजों के साथ पॉलिश करना है और उसे स्ट्रेंथ में बदलना है। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक, उस एस्पेक्ट पे देखें स्किल्स कौन कौन से रिक्वायर हैं आपको मास्टरी के लिए, उन स्किल्स को ज्यादा से ज्यादा अक्वायर करें, ज्यादा से ज्यादा अक्वायर करें। और फिर उस नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा गेन करें। फिर ऐसे लोगों के साथ अपने कनेक्शंस जोड़ें जो कि उस स्किल सेट में, उस सब्जेक्ट में मास्टर हैं, उनसे अपने कनेक्शन जोड़ें, उनसे सीखने की कोशिश करें। और बजाय इसके आप धक्के खा के वहां पहुंचे, अपने आप को सेल्फ अवेयर करके आप अपनी डेस्टिनी को डिफाइन कर लें अभी से कि मैंने ये पाना है, मुझे ये एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से मैं ये कैरियर चॉइस कर रहा हूँ, ये मैंने जो है वो इसमें स्ट्रगल किए, एंड यू विल गेट दी योर डेस्टिनी। ठीक है उमर साहब, कंक्लूजन की तरफ आएंगे बाद में। उससे पहले मेरा एक सवाल है कि हमने खुशी को क्या अब उसकी अहमियत से ज्यादा वक़्त दे दी है? इज हैप्पीनेस ओवररेटेड? और साथ साथ आप इनके अहमद रजा साहब के सवाल को भी ले लें कि खुशी और प्लेजर में, यानी कि हैप्पीनेस और प्लेजर में फर्क क्या है, ये भी बता दें आप साथ में। ओके, देखें, जो आपका क्वेश्चन है पहले मैं वो एड्रेस करता हूं कि देखें, ओवररेटेड नहीं है। आई विल नॉट से इट ओवररेटेड। हैप्पीनेस हमारी एक जरूरत है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। अगर हम हैप्पीनेस एस्पेक्ट से इनर ड्राइव ही नहीं है और मुझे पॉजिटिव इमोशंस ही नहीं है, तो मैं कैसे जिंदगी का मुकाबला करूंगा? कैसे मेरे अंदर जो है वो ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि मैं जिंदगी के उतार चढ़ाव से गुजर सकूं? मेरे अंदर होप कहां से आएगी, ऑप्टिमिज्म कहां से आएगा? अगर मेरे अंदर कंटिन्यूस बेसिस पे अनहैप्पीनेस की स्टेट है, तो मेरे अंदर कभी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज आ जाएंगे, कभी जो है वो कोई ऐसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, कभी डायबिटीज, कभी हाइपरटेंशन, सिकनेस का शिकार हो जाएगा इंसान। तो इंसान की ड्राइव के लिए पॉजिटिव इमोशंस, हैप्पीनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसे क्लियर पिक्चर नजर आए। ओवर टू दी अहमद क्वेश्चन, दी हैप्पीनेस एंड प्लेयर में क्या डिफरेंस है? well, देखें, प्लेयर कंट्रीब्यूट इनटू दी हैप्पीनेस। प्लेयरफुल एक्सपीरियंस, मिसाल के तौर पे आपको किसी भी एक्टिविटी में एक सही प्लेयर फील होता है, वो प्लेयरफुल एक्सपीरियंस आपको हैप्पीनेस में ट्रांसफर करेगा। बट ओनली प्लेयर इज नॉट सफिशिएंट फॉर दी हैप्पीनेस। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे गुनाहों में इन्वॉल्व होते हैं, वो गुनाह करते हुए भी उन्हें वक्ती तौर पे प्लेयर मिल रहा होता है, लेकिन लॉन्ग रन में गिल्ट आता है। तो वो जो गिल्ट होता है वो इंसान को लॉन्ग रन में डिससैटिस्फाई करता है। सो इट मींस प्लेयर हैज अ लिंक विद द हैप्पीनेस। Player is one of the contributing factor with the happiness, but
player is not all. You need to have a self-satisfaction as well. So that's why if you don't have, then the guilt, regrets will come, and ठीक हो in गया long सर। run it will make you dissatisfied and anxious. ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू फरमाई। आप अपना एक फाइनल वर्ड्स जरा हमारे साथ शेयर करते हैं हमारी ऑडियंस के साथ, और साथ में ये भी बता दें कि हम जब बुढ़ापे की उम्र को पहुंचते हैं तो हम खुश किस तरह रह सकते हैं। अपने फाइनल वर्ड्स भी दे दें, इसके साथ साथ हम फिर प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हाँ, बुढ़ापे की जानिब अगर खास तौर पे अगर बुढ़ापे को आप तज़किरा करें, बुढ़ापे के एस्पेक्ट पे देखें, क्योंकि हम रिटायरमेंट की एज को पहुंच रहे होते हैं और उन रिटायरमेंट्स के बाद हमारे पास करने को कुछ नहीं होता। Who define we don't have anything to do? Who define? Not a community. I particularly decide. For example, मैं अपने आप को 60 साल की उम्र में अपने आप को अगर इमेजिन करूं और मैं कहूं कि मैं अब रिटायर हो गया हूं, कि मैंने काम छोड़ दिया है, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, अब मैं बैठा हूं बस, ठीक है, तो ये किसने डिफाइन किया, किसने लेबल लगाया इंसान पे? मैंने लगाया ना, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं इसका। सो आप देखें ओल्ड एज में आपके पास सबसे बड़ी चीज क्या है? यू हैव अ विजडम। वो विजडम से आपको दुनिया में रोशनी फैलानी चाहिए, लेकिन रोशनी उस एस्पेक्ट से फैलानी चाहिए जिससे आपको अगला बंदा कोई एक्सेप्ट भी करे। ओल्ड एज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप दुनिया क्या फेस कर रही होती है? जनरेशनल गैप की वजह से, कि दुनिया का सीखने का जोक और होता है, आप उसे सजेस्टिव जोक से, अपने एक्सपीरियंस की जोक से, अपने परसेप्शन की जोक से सिखाना चाह रहे होते हैं। तो ओल्ड एज में अगर आप सिर्फ ये दो काम कर लें, आप अपनी लाइफ को एंड ना लगाएं, आप खुद लगाते हैं, आप अपने गोल खत्म हुआ, रिटायरमेंट खत्म हुई, अब अपने कोई और नए गोल सेट कर लें। उन नए गोल्स को रुकने ना दें, कतन ना रुकने दें, उनका जर्नी बढ़ाते रहें, आगे से आगे नया गोल सेट करें। वो गोल फैमिली से रेलिवेंट भी हो सकता है, वो कम्युनिटी से रेलिवेंट भी हो सकता है, वो किसी और नए बिजनेस से रेलिवेंट भी हो सकता है। सही। एंड ना लगाएं। सेकंड, विजडम से दुनिया में रोशनियां फैलाएं। और थर्ड, फ्लेक्सिबल रह के दुनिया के साथ जिनसे आप इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस को ट्रांसलेट करें अगले के माइंड के साथ। आज की जनरेशन रीजन ओरिएंटेड है और हमारे बड़े सजेस्टिव ओरिएंटेड हैं, तो हमें बड़ों को रीजन ओरिएंटेड होकर समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो हर जनरेशन एक दरिया की मानिंद होती है। जैसे दरिया में कंटिन्यूसली अगर आप देखें, गिलगित से हम सफर करते हैं तो इस तरफ दरिया निकलते हैं, तो हर दरिया पानी के ऐड होते होते एक मजबूत होता जाता है। तो ओल्ड जनरेशंस आर बेसिकली द सपोर्टिव वाटर, सपोर्टिव रिवर फॉर द न्यूअर जनरेशन। और सेकंड एस्पेक्ट जो आपके क्वेश्चन का है कि ओवरऑल एक्सेप्ट द अदर, लाइक ओल्ड एज के अलावा एक जनरल कम्युनिटी, वो कैसे हैप्पी हो सकती है? उसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा पॉजिटिविटी देखने में। ह्यूमन naturally trained to find out the negativity because of the genetic biological makeup of the human brain to find out the negativity. Change, evolution इससे ही आती है। आप जितने ज्यादा अपने बारे में थ्रेट्स को फाइंड करते हैं कम्युनिटी से, फिर ही आप चेंज होते हैं, अपने आप की बचाव के लिए निकलते हैं, चेंजेस लाते हैं। तो ये एवोल्यूशन का हिस्सा है नेगेटिविटी, इसका पर्पस ये है। बट इन अ नेचुरल वे, व्हेन देयर इज नो थ्रेट एंड यू आर परसीविंग अ थ्रेट, so what is happening? So it means in order to do that things, particularly हमें क्या करना होगा कि हमें अपने माइंड को ट्रेंड करना होगा। एक नेगेटिव थॉट की इंटेंसिटी 3 पॉजिटिव थॉट के इक्विवेलेंट है। अगर कहीं आपको नेगेटिव थॉट टच कर रहा है, आपने रुक के उसके मुकाबले 3 पॉजिटिव थॉट सोचने हैं। और अपने इमोशन से आपने ड्राइव नहीं होना, अपने थॉट से ड्राइव होना है, रीजन से ड्राइव होना है। इमोशनल एस्पेक्ट को थोड़ा साइड पे रख के सोचना पड़ेगा। डेली बेसिस पे जर्नल्स लिखें, अपने आप के बारे में जानें, अपने डेली के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को रात को लेट सोने से पहले लिख के सोएं। अपने पर्पस तलाश करने की कोशिश करें, अपना इनर सेल्फ की स्ट्रेंथ का कनेक्शन एक्सटर्नल वर्ल्ड में ढूंढने की कोशिश करें। उन लोगों से राब्ता जोड़ें जहां से आपको पुश अप मिल रहे हैं, उन लोगों से हमने जुड़ना है। ठीक हो गया सर। सर आप बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे थे। दिल तो नहीं कर रहा कि हम शो खत्म करें, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हमें ये शो यहीं पे इख्तिताम सा करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे ऑडियंस ने ये शो को भरपूर एंजॉय किया होगा और
बहुत सी मुफीद मालूमात इस शो के तवसुत से हासिल की होगी। उमर साहब, मैं एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, इल्मी सिटी के लिए निकाला और हमारी ऑडियंस के साथ गुफ्तगू फरमाई। इंशाल्लाह हम दोबारा भी आपके साथ शो स्केड्यूल करेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इल्मी सिटी की जानिब से इतना ही। मिलते हैं एक नए शो में, एक नए मौजू के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए इल्मी सिटी के साथ जुड़िए रहिए और अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।